बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में इंटर के चैप्टर नंबर 5 के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं, जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा भाई, एक बात जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब आता है एज एडल्ट बन के, तो याद रखना वो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है एक सिंगल सेल से, और उस सिंगल सेल को हम कहते हैं जायगोट। ये बहुत बार जो है वो क्वेश्चन भी आता है पीएमसी की टेस्ट के अंदर के जो भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में आता है तो वो अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट करता है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ का स्टार्ट इस जायगोट से लेता है जो कि एक सिंगल सेल होता है। फिर उस जायगोट के अंदर चेंजेस आती हैं मुख्तलिफ किस्मों की, और फिर चेंजेस आने के बाद ये जायगोट जाके एक एडल्ट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। फिर अब ये जो एडल्ट है, अब ये आपका मेल भी हो सकता है और ये आपका फीमेल भी हो सकता है। अगर एडल्ट जो है वो आपका मेल है तो ये स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और अगर फीमेल है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी, ओवम। फिर ये स्पर्म एंड ओवम दोनों मिलेंगे आपस में, फिर दोबारा से क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। ठीक है, जो कि एक सिंगल सेल है। फिर इस जायगोट के अंदर मुख्तलिफ किस्मों की चेंजेस आएगी, फिर जो है वो एडल्ट बनेगा, फिर वो एडल्ट मेल या फीमेल होगा। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। अब इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या समझना है, इस जायगोट से लेके जो एडल्ट तक के अंदर बीच में जो चेंजेस आई हैं उनको हमने डिटेल में पढ़ना है कि किस तरह से जायगोट से आगे क्या बना, कैसे बना, और कौन कौन से इवेंट्स वहाँ पे आए, फिर इस तरह से करते करते कहानी एक एडल्ट तक कैसे पहुंची, ये हमने इस चैप्टर की डिटेल में देखना है, इस चैप्टर के अंदर डिटेल में देखना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन होती है, फिर क्लीवेज होती है, फिर ये लिखा हुआ है गैस्ट्रुलेशन होती है, फिर ऑर्गेन फॉर्मेशन होती है, ग्रोथ होती है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर, और थोड़ा सा हम प्लांट्स के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक छोटा सा टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिख दिया है कि दुनिया के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आता है वो अपनी जिंदगी एक सिंगल सेल से स्टार्ट करता है, जिसे हम जायगोट कहते हैं, जो स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन से बनता है। स्पर्म आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, और ओवम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। फिर क्या होता है कि जायगोट के अंदर जो है वो प्रोग्रेसिव चेंजेस आती हैं, चेंजेस आती रहती हैं आती रहती हैं। जायगोट एक सिंगल सेल होता है, फिर इसके अंदर चेंजेस आएंगी, सिंगल सेल से फिर 2 सेल बन जाएंगे, फिर 3, फिर 4, फिर इस तरह से मिलियन ट्रिलियन सेल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जायगोट है वो प्रोग्रेसिव चेंजेस में जाएगा और एक पूरा का पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म बन जाएगा, पूरा का पूरा एक मल्टी सेलुलर सेलों का एक मास बन जाएगा, जो कि मैं आपको इस चैप्टर की डिटेल में दिखाऊंगा। तो ये जो जायगोट से लेके एक मल्टी सेलुलर का सफर है, इस सफर को कहा जाता है डेवलपमेंट। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर डिफरेंस पता नहीं होता। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ का डिफरेंस जो है वो आज हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या होता है। एक सिंगल सेल जिसका नाम जायगोट है, उसका मल्टीपल सेल्स के अंदर, मिलियंस बिलियन ट्रिलियन सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाना, चेंज हो जाना, ये डेवलपमेंट कहलाता है। अब जब वो मिलियन ट्रिलियन सेल्स बन गए हैं तो अब क्या अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अगला स्टेप ये होना चाहिए कि वो सेल मिलके टिश्यू बनाए, फिर ऑर्गन बनाए, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाए। यानी किस तरह से पूरा का पूरा प्रोसीजर जो होता है वो पूरा का पूरा बेसिक लेवल का आपने पढ़ा होगा, वो सारा का सारा बने। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जैसे डेवलपमेंट हो जाती है तो साइज के अंदर एक परमानेंट इंक्रीज आता है। अब वो जो साइज, वो जो सेल के अंदर जो परमानेंट इंक्रीज आता है वो उसकी साइज के अंदर भी आता है, उसकी फॉर्म के अंदर भी आता है, उसके वेट के अंदर भी आता है, उसके वॉल्यूम के अंदर भी आता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्रोथ कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ का जो डिफरेंस है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो लिखा हुआ है कि जब डेवलपमेंट हो जाती है तो जो ऑर्गेनाइजम्स की बॉडी होती है, यानी ये जो मल्टी सेलुलर एक बहुत सारे सेलों का जो मास पड़ा हुआ है, जो ऑर्गेनाइजम पड़ा हुआ है, अब इसकी बॉडी के अंदर एक परमानेंट जो है वो चेंज आएगा। चेंज किस टर्म में आएगा, उसकी साइज बढ़ेगी, उसकी फॉर्म के अंदर यानी शेप्स वगैरह के अंदर, उसके वेट के अंदर और उसके वॉल्यूम के अंदर। ये जो परमानेंट इंक्रीज हो रहा है, परमानेंट जो चेंज आ रहा है ऑर्गेनाइजम्स के अंदर, इसको क्या कहा जाता है, ग्रोथ कहा जाता है। और मैंने आपको बताया कि जायगोट से लेके और ये जो मल्टी सेलुलर मास तक की जो कहानी है, यानी कि जो एक एडल्ट तक की जो कहानी है, इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है, या फिर हम इसको एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर का ये छोटा सा जो इंट्रोडक्शन है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके साथ हम एक छोटा सा टॉपिक भी आज डिस्कस कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर मूव करेंगे और आगे की तरफ।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स के प्लांट्स के अंदर जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह से होती है, थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखिए, हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं आपको पता है वो दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं ब्रायोफाइट्स और दूसरे हमारे पास होते हैं ट्रेक्योफाइट्स। आपको पता है जो ब्रायोफाइट्स हैं ये लोअर प्लांट्स कहलाते हैं, इनके अंदर कोई जाइलम फ्लोएम नहीं होता, कोई इस तरह का खास स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव टिश्यू इसके अंदर नहीं होता। जबकि हम ट्रेक्योफाइट्स की बात करें तो इसके अंदर प्रॉपर जाइलम भी मौजूद होता है और प्रॉपर जो है फ्लोएम भी मौजूद होता है और स्पेशलाइज सपोर्टिंग टिश्यू भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। आखिर डिटेल डिस्कस तो बहुत बड़ी है, मैं ऑलरेडी पिछले चैप्टर 4 के अंदर कर चुका हूं और फर्स्ट ईयर के अंदर भी मैं इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूं, ब्रायोफाइट्स और ट्रेक्योफाइट्स के अंदर जो डिटेल फर्क है, तो आप वहां से भी जाके इसको पढ़ सकते हैं। बहरहाल आपने याद रखना है जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, जो लोअर प्लांट्स होते हैं, उनकी अगर हम ग्रोथ की बात करें तो उनकी ग्रोथ जो है वो पूरी बॉडी के ऊपर होती है, एंटायर बॉडी के ऊपर उनकी ग्रोथ होती रहती है, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता। जबकि हम हायर प्लांट्स की बात करें यानी कि हम ट्रेक्योफाइट्स की बात करें तो उनके अंदर ग्रोथ पूरी पॉइंट पे नहीं होती, कुछ सर्टेन ग्रोथ पॉइंट्स होते हैं जहां पे वो ग्रोथ करता है, उसको कुछ रीजन्स होते हैं खास, उनको कहा जाता है ग्रोथ पॉइंट्स। ये लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि ग्रोथ पॉइंट्स कौन से होते हैं, आगे आ रहे हैं। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ है वो सिर्फ कुछ खास स्पेसिफिक रीजन्स पे होती है और उन रीजन्स को क्या कहा जाता है, ग्रोथ पॉइंट्स कहा जाता है। अच्छा भाई, अब आपका जहन में ये क्वेश्चन होगा कि सर क्यों पूरी बॉडी में नहीं होती, इन खास रीजन्स के अंदर जिन्हें हम ग्रोथ पॉइंट्स कहते हैं यहाँ पे क्यों होती है, तो यहीं पे ही वो स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए, ये आपने याद रखना है। उन स्पेशलाइज सेल का नाम है मेरिस्टेम सेल्स। देखिए मेरिस्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी होती है। अब आप कहेंगे सर डिवाइड होने की एबिलिटी तो हर सेल के अंदर होती है। जी भाई, हर सेल के अंदर होती है, लेकिन मेरिस्टेम्स वो सेल होते हैं जो डिवाइड होते हैं और डिवाइड होने के बाद आपको नए सेल बना के देते हैं। ये एबिलिटी हर सेल के पास नहीं होती, ये एबिलिटी सिर्फ प्लांट के अंदर किन सेलों के पास है, मेरिस्टेम सेलों के पास है। आपने याद रखना है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, विच हैज एबिलिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स, जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड भी होते हैं और नए सेल भी बनाते हैं। अच्छा भाई, अब ये जो मेरिस्टेम्स हैं इनकी ये तीन जगहों पे जो है वो पाए जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास मेरिस्टेम तीन किस्मों के होते हैं। एक होते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स, दूसरे होते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स और तीसरे होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनका रोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, एपिकल मेरिस्टेम्स की। भाई देखें, ये हमारे पास एक ज़मीन है और यहाँ पे आपने बीज लगाया, बीज लगाने के बाद आपको पता है कि इसकी जर्मिनेशन होती है, सीडलिंग होती है। तो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम शूट के नाम से जानते हैं और जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम रूट के नाम से जानते हैं ना, यही आपने पढ़ा होगा, मैंने चैप्टर नंबर 2, 4 के अंदर भी ये समझाया हुआ है। तो देखें, जो प्लांट होता है, अब ये प्लांट बन गया ना, अब इस प्लांट की टिप, ये जो आप ऊपर वाली स्टेम की टिप देख रहे हैं और ये जो आप नीचे वाली रूट की टिप देख रहे हैं, इन टिप्स के ऊपर जो सेल पाए जाते हैं इनको कहा जाता है एपिकल मेरिस्टेम्स। आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शूट या स्टेम की जो टिप और जो रूट की टिप होती है उनके ऊपर जो सेल पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, वो एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं। अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर शूट के ऊपर या स्टेम के ऊपर एक ही बात होती है, इन दोनों के ऊपर इस तरह से सेल बढ़ते जाएं तो इस तरह से प्लांट की क्या बढ़ रही है, इसकी हाइट बढ़ रही है या इसकी विड्थ बढ़ रही है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे। अंडरस्टूड बात है, आपको नजर भी आ रहा होगा, अगर इस तरह से अपने आप को सेल डिवाइड कर रहे हैं, रीडिवाइड कर रहे हैं, तो इससे प्लांट की क्या बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है, प्लांट की साइज इंक्रीज हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है इनडायरेक्ट वे के अंदर कि प्राइमरी ग्रोथ के अंदर कौन से मेरिस्टेम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, एपिकल मेरिस्टेम्स। हर चीज मैंने लिख भी दी है ताकि आप लोग कहीं भी परेशान ना हो। These cells are present at the apex of stem and root। जो स्टेम और रूट की जो एपिक्स होती हैं ये वहां पे पाए जाते हैं, एपिक्स कहा जाता है चोटियों को, टिप को कहा जाता है। दे इंक्रीज द प्लांट लेंथ एट बोथ स्टेम एंड रूट साइड्स। ये प्लांट की साइज को बड़ा करते हैं, रूट की जगह पे भी और स्टेम की जगह पे भी, और इस चीज को क्या कहा जाता है, प्राइमरी ग्रोथ। मैंने आपको बताया ना, जब कोई प्लांट अपनी साइज को एलोंगेट करे, लंबा हो, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। उसके बाद ये किस किस चीज में हिस्सा लेते हैं और क्या क्या चीज बनाने में मदद करते हैं, तो भाई ब्रांचेस बनाने में भी मदद करते हैं, लीव्स बनाने में भी मदद करते हैं, फ्लावर और जो रूट हेयर्स होते हैं ये बनाने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स। अब आप थोड़ा सा इस इमेज के ऊपर फोकस करें,
देखिए ये हमारे पास एक पूरा का पूरा पत्ता है, कंपाउंड लीफ कहते हैं इसको। इसके ऊपर भी मैं लेक्चर दे चुका हूँ फर्स्ट ईयर के अंदर। जो डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स वाला चैप्टर है उसके अंदर, तो आप लोग देख लेना। और भी कंपाउंड लीफ सिंपल लीफ का फर्क मैं बता चुका हूँ। बहरहाल ये हमारे पास एक लीफ है, पत्ता है, और ये जो आपको डंडी नजर आ रही है, इस डंडी को कहा जाता है पेटियोल। ठीक है, वो पेटियोल वो डंडी होती है जो पत्ते को स्टेम के साथ जोड़ती है, इसे पेटियोल कहा जाता है। अब आप देख रहे हैं जिस जगह पे ये पेट्योल लगी हुई है, ये जो पत्ते की बेस है, इस पेट्योल की जो बेस है, इस जगह को कहा जाता है नोड। आपने याद रखना, ये जगह क्या कहलाती है? नोड कहलाती है। इसी तरह से ये दूसरा पत्ता है, अब आप इसकी भी अगर बेस की बात करें तो ये भी क्या कहलाएगा? नोड कहलाएगा। अब इस नोड से लेके इस नोड का जो फासला है इसे कहा जाता है इंटरनोड। और आपने याद रखना है कि इस इंटरनोड वाली जगहों पे जो सेल पाए जाते हैं ना, इनको क्या कहा जाता है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जो काम एपिकल मेरिस्टेम्स कर रहे थे वही काम कौन करेंगे? इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स करेंगे। जस्ट लोकेशन का फर्क है। एपिकल मेरिस्टेम्स भी प्राइमरी ग्रोथ करवा रहे थे, इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स भी क्या करेंगे? प्राइमरी ग्रोथ ही करवाएंगे। प्लांट की लेंथ को, प्लांट की साइज को इंक्रीज करेंगे। इट मीन्स के दे आर इंड्यूसिंग प्राइमरी ग्रोथ। अच्छा, ग्रासेस जो होते हैं, जो घास वगैरह होते हैं, वो ज़्यादातर जो है उनके अंदर ये इंटरनोड की जो बैस होती है, यानी ये पूरा का पूरा एक इंटरनोड है तो इसकी ये जो बैस है यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। जो मिंट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर ये बिलो द नोड पाए जाते हैं, यानी कि इस रीजन में पाए जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसके अंदर ये बिल्कुल पत्ते के नीचे, यानी ये जो नोड वाला रीजन है, यहाँ पे भी पाए जाते हैं। जस्ट लोकेशन का फर्क है, काम वही कर रहे हैं जो कि एपिकल मेरिस्टेम्स। अच्छा देखें, जब एक प्लांट इलोंगेट होता जाता है, जब एक प्लांट बड़ा होता जाता है, तो आप लोगों को खुद को पता है। देखें ये प्लांट जब बड़ा हो जाएगा इस तरह से, ये छोटा सा प्लांट है ना, तो इस छोटे से प्लांट को सपोर्ट की कम जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि होती नहीं है, कम होती है, इसे सपोर्ट मिल भी रही होती है। लेकिन जब ये प्लांट इलोंगेट हो जाता है तो इसकी सपोर्ट की जो है वो डिमांड बढ़ जाती है। सपोर्ट कहा जाता है नीड ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की एक नीड होती है, तो ये बढ़ जाती है। अब इसको सपोर्ट देने के लिए हम क्या करेंगे? इसका जो डायामीटर है उसको हम क्या करेंगे? थिक करेंगे, उसको हम इंक्रीज करेंगे। पहले हमने इसकी लेंथ को इंक्रीज किया, अब हम इसकी विड्थ को, यानी कि इसके डायामीटर को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। और डायामीटर को इंक्रीज करने के लिए अब सेल हमने इनकी एपिक्स पे भी नहीं लगाने, इनके हमने नोड इंटर नोड बेस पे भी नहीं लगाने, सेल लगाने कहाँ पे? इनकी साइडों में। साइडों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है लेटरल। तो जब आप साइडों पे सेलों की ग्रोथ करवाएंगे तो क्या होगा? इस साइड पे करवाओगे तो ये साइज बढ़ती जाएगी, इस साइड पे करवाओगे तो ये साइज बढ़ती जाएगी। तो ये साइज, ये जो साइडों पे सेल आ रहे हैं जो कि इसकी विड्थ को, जो कि इसके डायामीटर को इंक्रीज करेंगे, इन सेलों को कहा जाता है लेटरल मेरिस्टेम्स कहा जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो लेटरल मेरिस्टेम्स वो होते हैं जो कि प्लांट के डायामीटर को, प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज करते हैं। देखें, जब प्लांट लेंथ में इंक्रीज हो रहा था तो आपने इसको क्या कहा था? प्राइमरी ग्रोथ ना। अब प्लांट थिकनेस में इंक्रीज हो रहा है तो आप इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि वो कौन सा मेरिस्टेम्स हैं जो कि सेकेंडरी ग्रोथ इंड्यूस करवाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? लेटरल मेरिस्टेम्स। तो यहाँ पे हमारा ये जो सेलों वाला सिलसिला है, एपिकल वाला, इंटरकैलर है, ये हुआ खत्म। अच्छा, जिस तरह से जो है वो ये सेल वगैरह आ जाते हैं, अपना अपना काम करते हैं, तो हमारे पास जो ग्रोथ के फेसेस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। आपने याद रखना है, जो ग्रोथ होती है उसके तीन फेसेस होते हैं। एक है फॉर्मेटिव फेज, लव से आपको पता चल रहा होगा फॉर्मेटिव फेज। अब ये जो सारा काम मैंने आपको पीछे बताया ना, ये तीन हिस्सों में हो रहा है, तीन फेसेस के अंदर हो रहा है। ये इंटरकैलरी और एपिकल मेरिस्टेम्स और लेटरल मेरिस्टेम्स, ये जो आ रहे हैं ये तीन फेसेस के अंदर आ रहे हैं। एक है फॉर्मेटिव फेज, दूसरा है एलोंगेशन फेज, तीसरा है मैचुरेशन और डिफरेंशियल फेज। अगर यहीं पे फर्क मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं तो मैं आपसे क्या कहूंगा? भाई फॉर्मेटिव फेज के अंदर जो सेल है वो ग्रो कर रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, अपने नंबर को जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं, नंबर को बढ़ा रहे होते हैं। इलोंगेशन के अंदर वही सेल अपने साइज, डायामीटर, अपने आप को जो है वो इंक्रीज कर रहे होते हैं, अपने आप को स्पेशलाइज बना रहे होते हैं। और मैचुरेशन या डिफरेंशियल फेज के अंदर सेल इस काबिल बन जाता है कि वो अपना फंक्शन स्टार्ट करना शुरू कर दे। ये तो थी एक समरी। अब थोड़ा सा हम डिटेल में बात कर लेते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है। फॉर्मेटिव फेज के अंदर क्या होगा? ये फेज ज्यादातर जो रूट की एपिक्स होती हैं, जैसे शूट या रूट की एपिक्स होती हैं, वहां पे ये फेज होता है जहाँ पे मेरिस्टेम सेल्स अपने आप को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, रीडिवाइड करते हैं।
और अपने नंबर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि फॉर्मेटिव फेज लफ्ज ही आपको बता रहा है, इसमें सेल की फॉर्मेशन होगी, सेल अपना नंबर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि फॉर्मेटिव फेज के अंदर जो मेरिस्टेम सेल्स होते हैं ना, उनकी जो सेल वाल होती है ना, वो थिक नहीं होती, वो थिन होती है। हालांकि प्लांट की जो सेल वाल होती है वो थिक होती है। इसका रीजन है, थिन इसलिए होती है क्योंकि इन सेलों को आगे जाके इलोंगेट होना है, आगे जाके ग्रो करना है। अभी ये सेल ग्रो नहीं कर रहे, जस्ट अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब ये सेल आगे जाके ग्रो करेंगे तो जाहिर सी बात है इनको सेल वाल परमिशन दे कि वो ऊपर खींचे ताकि इनकी साइज क्या हो, ग्रो हो। अब जब इनकी सेल वाल थिन होगी, इसके अंदर सेकेंडरी वाल नहीं होगी। आपको पता है कि सेल वाल कितनी लेयर की बनी हुई है, 3 की। प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल और हमारे पास मिडल लैमिला या मिडल लेयर, 3 लेयर मिलती है तब जाके सेल वाल बनती है। तो सेम इसी तरीके से इनके अंदर प्राइमरी वाल मौजूद होती है लेकिन सेकेंडरी वाल मौजूद नहीं होती। अगर सेकेंडरी वाल आ जाएगी तो ये थिन नहीं रहेंगे, ये थिक बन जाएंगे। और जब सेकेंडरी वाल आ जाती है तो आपको पता है कि जो प्लांट की सेल वाल है उसकी डेथ हो जाती है, ये प्लांट की सेल वाल मर जाती है। इसके ऊपर मैं चैप्टर 4 में पूरा लेक्चर दे चुका हूँ, तो आप वहां से जाके सुन सकते हैं। तो जब इसकी डेथ हो जाती है तो आप मुझे बताएं कि ये मरी हुई चीज, इसका डायामीटर हम कैसे बढ़ाएंगे, ये सेल ग्रो कैसे करेगा, अपनी साइज को इंक्रीज कैसे करेगा, ये कर ही नहीं सकता ना। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो सेल वाल है उसको थिन रखते हैं, थिक होने नहीं देते। यानी इसके अंदर सिर्फ प्राइमरी वाल होगी, सेकेंडरी वाल इसके अंदर नहीं होगी। तो लिखा हुआ है कि ये जो मेरिस्टेम्स होते हैं ये थिन वाल होते हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया, ताकि आगे जब ये ग्रो करेंगे, साइज में जब बड़े होंगे, तो एटलीस्ट इनकी सेल वाल इनको इजाजत तो दे। इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, इनके अंदर एक बड़ा जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है। इनके जो सेल होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली अरेंज होते हैं। जरूरी नहीं है आप इस बात को याद रखें, जैसे ये जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है इसको आपने याद रखना। नेक्स्ट जो हमारे पास फेस है वो है एलोंगेशन फेस। इस फेस के अंदर क्या होगा, देखो मैंने आपको बताया कि सेल अपने अपना नंबर बढ़ा चुके हैं, अपने आप को डिवाइड कर चुके हैं। अब बारी आ गई है कि वो अपने नंबर, वो अपनी साइज को इनलार्ज करें, अपने आप को इलोंगेट करें, बड़ा करें, जब तक वो अपनी मैक्सिमम साइज पे नहीं पहुंच जाते। रूट रीजन के अंदर कितनी इलोंगेशन कर सकते हैं, फ्यू मिलीमीटर तक। और स्टेम रीजन तक कितनी कर सकते हैं, फ्यू सेंटीमीटर तक जो है सेल अपने आप को इलोंगेट कर सकते हैं। ये इनकी एक मैक्सिमम क्या होती है, साइज होती है। भाई सेल डिवाइड भी हो गए, सेल इलोंगेट भी हो गए, सेल इनलार्ज भी हो गए। अब ये सेल मेच्योर होंगे और अच्छे तरीके से अपना काम करेंगे। और मेच्योर होने के लिए अगला फेज स्टार्ट होगा जिसे मैचुरेशन या फिर डिफरेंशिएशन फेज कहा जाता है। यहाँ पे इनकी वॉल की थिकनिंग होगी, यानी कि जो सेकेंडरी वॉल है इनके अंदर डिपॉजिट होगी, सेल वॉल इनकी डेड हो जाएगी। अब ये जो इनलार्ज और इलोंगेटेड सेल्स हैं ये मॉडिफाइड हो जाएंगे। अब ये मेरिस्टेम नहीं रहे, अब ये बन जाएंगे परमानेंट वंस। अब इनको कहेंगे हम ये परमानेंट सेल बन चुके हैं। इनके ऊपर मैं चैप्टर नंबर 2 इंटर में ही लेक्चर दे चुका हूँ, तो वहां से जाके पढ़ लेना। अब क्या होगा, यहाँ पे जो मैचुरेशन हो चुकी इस फेज के अंदर, अब वो जो सेल हैं वो फुली तरीके से अपना अपना काम करना शुरू कर देंगे। हर सेल अपना, जिस तरह से मीजोफिल सेल हैं फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देंगे, गार्ड सेल हैं स्टोमेटा को खोलना बंद करना स्टार्ट, इस तरह से हर सेल अपना अपना काम करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।